नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार के रण में दूसरे दौर की लड़ाई में सियासी दलों की हार जीत का खुलासा तो 8 नवंबर को होगा, लेकिन इस दौर में बिहार की जनता की जीत जरूर हुई है। दूसरे दौर के लिए 55% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा है। इस दौर का अच्छा मतदान इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित थीं। बहरहाल पार्टियां मतदान के बाद अपने अपने नफा नुकसान का गणित भिड़ाने में जुट गई हैं। हालांकि तीसरे दौर के लिए अभी 12 दिनों का वक्त है, लेकिन पार्टियों ने प्रचार में अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। लोकतंत्र में आपको पार्टियों की रणनीति से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे कुछ जमीनी हकीकत भी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 55% से ज्यादा मतदान। नक्सल पीड़ित कैमूर जिले में 58% वोटिंग। जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी समेत 456 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 8 नवंबर को वोटों की गिनती। तीसरे दौर के लिए प्रचार अभियान तेज। एनडीए के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं, महागठबंधन की भी अनेक रैलियां। और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, आरजेडी और जेडीयू की हालत पस्त। कांग्रेस नेता राज बब्बर का महागठबंधन की जीत का दावा। तो बिहार में आज दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। दूसरे दौर के लिए कुल 55% वोट डाले गए, जिसमें कैमूर जिले में सबसे ज्यादा तकरीबन 58% मतदान हुआ। ये तस्वीरें हैं बिहार में दूसरे दौर के मतदान की। इस दौर में 32 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। दूसरे दौर में कुल 86,13,832 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। कुल प्रतिशत देखें तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना भी नहीं भूले। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। यहाँ का विकास होने का मतलब देश का विकास, मतलब हमारा विकास। ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा जब देश का विकास होगा। तो एक ही मुद्दा बस हमारा है, विकास होना। जो विकास नहीं किया है उसी के विरोध में हम लोग वोट देंगे। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। बहुत ही शांतिपूर्ण ये पूरे मतदान की प्रक्रिया रही। इस दौर में 55% के करीब जो मतदान है वो रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन डीके पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गया। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने इमामगंज के महकार में आज अपना वोट डाला। उन्होंने वोट डालने के बाद जीत का दावा भी किया।
जीतन राम मांझी गया के इमामगंज और जहानाबाद के मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी। और हम तो कहते हैं कि भाजपा जो 160 सीट से 158 सीट से लड़ रही है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के आसपास वही आ जाएगी। बाकी एनडीए के जो हम लोग हैं जीत के जाएंगे, उनको उनके नंबर में और मल्टीप्लाई कर करके उनको 2/3 मेजोरिटी की ओर भी ले जाएंगे हम लोग। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से, और दूसरी तरफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनी शर्मा जी जुड़ चुकी हैं पटना से। इन दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले प्रणव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप दिन भर देखते रहे तमाम पोलिंग बूथों पर किस तरह का माहौल था। 55% वोट जाहिर तौर पर उत्साहित कर देने वाला ये आंकड़ा है, न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि जनता के लिए और राजनीतिक दलों के लिए भी। क्या कुछ हाल रहा दिन भर आज पोलिंग बूथों पर? जी देखिए, ये जरूर कहा जाएगा कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है, और जो चुनाव आयोग की जो कोशिशें थी वो जाया नहीं गई। ये जरूर है कि वैसे देखने में लग सकता है कि 55% जो दूसरे राज्यों में जो चुनाव होते रहे हैं उसके मुकाबले कम है, लेकिन हमें यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। इससे पहले 50% से भी कम मतदान हुआ था इन्हीं क्षेत्रों से। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं, नक्सलवाद की वजह से, जातीय हिंसा की वजह से, ये सारी वजह थी। और इसी वजह से जो चुनाव आयोग की कोशिशें थी, और ये कोशिशें दो तरह से थी। एक, सुरक्षा इंतजामों को इतना पुख्ता किया जाए कि वोटर्स अपने घर के बाहर बेखौफ होकर निकले, और दूसरा, जागरूकता पैदा किया जाए वोटर्स के बीच में, लोकतंत्र के इस पर्व के प्रति जो आस्था है इसको मजबूत किया जाए। और इन दोनों ही जो कोशिशें हैं इनमें कामयाब हुई है चुनाव आयोग। 55% थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ये बेहद उत्साहजनक ये मतदान हुआ है, और इसमें महिलाओं और युवाओं ने खासतौर पर बड़ी भूमिका निभाई है। शुक्रिया प्रणव बातचीत के लिए। और अब रुख करते हैं पटना का, जहां से वरिष्ठ पत्रकार रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी जी, जैसा कि प्रणव बता रहे थे कि चुनौती बहुत बड़ी थी इन इलाकों में, क्योंकि नक्सल प्रभावित सीटें रही हैं, और जिस तरह से कैमूर जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत वहीं से निकला है, 58% मतदान हुआ है। तो आप किस तरह का संकेत मानती हैं इसे बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहाँ की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए? दीपक, देखिए, ये जो दूसरे चरण का मतदान था, ये जितना चुनाव आयोग के लिए अहम था उतना ही दोनों पार्टियों के लिए था। महागठबंधन के लिए भी ये उतनी ही अहमियत रखती थी जितनी ये एनडीए के लिए रखती थी। तो खास तौर पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था ये। यहाँ से लोगों की जितनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, चूंकि एनडीए के बहुत घटक दल जो थे वो बड़ी संख्या में यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और जो वोटों का परसेंटेज बढ़ा है पिछले पहले चरण के मतदान के कंपैरेटिवली, जो वोटों की परसेंटेज बढ़ी है उससे हम कह सकते हैं कि जागरूकता बहुत ज्यादा आई है। अब इन बातों को लेकर ये बातें आजकल मुद्दा बनी हुई हैं कि ये वोटर किसके हैं। तमाम दल ये दावा कर रहे हैं कि ये वोटर हमारे हैं, जहां एनडीए दावा कर रही है कि ये वोटर हमारे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उनका ये दावा है कि वोटर हमारे हैं। तो वोटर जिसके भी हों, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इस लोकतंत्र के महापर्व में कि लोग खुलकर आए हैं। खासतौर पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था ये। तो यहाँ से उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई थी कि जो प्रत्याशी जो लोग होंगे वो रजनी, मैं बड़ा संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा को लेकर मैं बड़ा संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी कभी मतदान ज्यादा होता है तो उसको दो तरह से देखा जाता है, या तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या कोई दूसरी चीज़ है जो शायद सुरक्षात्मक तरीके से जो मौजूदा सरकार है शायद उसको बचाने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वोट जाता है। आप क्योंकि बिहार में हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करती हैं, फिलहाल वर्ड ऑफ माउथ क्या है? क्योंकि पहले दौर में भी ज़्यादा मतदान हुआ पिछले चुनाव के मुकाबले, और इस दौर में भी कमोबेश यही देखने को मिला। क्या आम धारणा क्या नज़र आ रही है ज़मीन पर? पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दौर ये चल रहा है कि ये वोटर किसके हैं। अगर लोगों की ये इस जागरूकता की वजह हम माने तो एक तरह से देखिए तो ये उनके अंदर जो एक जागरूकता आई है, उनकी महिलाओं में खास करके लिटरेसी के परसेंटेज बढ़े हैं, तो महिलाएं जागरूक हुई हैं, वो वोट देने आई हैं। लेकिन ये मुद्दा बना हुआ है, तमाम दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। अगर एनडीए की माने तो वो कह रहे हैं कि इस सरकार को बदलने के लिए आई है, और अगर हम महागठबंधन की माने तो उनका कहना है कि हमें
ये बचाने के लिए आई है। तो ये आकलन करना बड़ा ही मुश्किल है कि ये वोटर है किसके। लेकिन ये बात खासतौर पे बहुत ही बड़ी है कि वोटर इतनी संख्या में आए हैं, और इस बात का श्रेय बहुत हद तक हम चुनाव आयोग को भी दे सकते हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोटर बहुत अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत निकलने में परहेज करते हैं। लेकिन इस बार की जैसी व्यवस्था थी, शुरू से लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन दिखाया, तमाम जो एजेंसियां लगी हुई थी मतदान को सुरक्षित बनाने में, वो जरूर कामयाब हुई हैं, लेकिन जो वोटर मतदान के लिए पहुंचा है वो किसका है, किस दल की तरफ वोट गया है, ये कहना बेहद मुश्किल है अभी। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो, और नहीं तो 8 नवंबर का दिन तो सारी तस्वीरें साफ कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दूसरे दौर में खास सुविधाएं मुहैया कराई गई। प्रशासन ने कुछ ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए जहां पर कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सिर्फ महिलाएं थीं, और यहां तक कि प्रशासन के आग्रह पर राजनीतिक पार्टियों ने पोलिंग एजेंट के तौर पर भी महिलाओं को ही तैनात किया। गया में ऐसे ही मतदान केंद्र फिलहाल बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मतदान केंद्र की 2 तस्वीरें, नई पहल नई सोच। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। चुनाव आयोग की इस नई पहल को मॉडल पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमने गया टाउन में 7 पोलिंग स्टेशन जो कम्प्लीटली मेन्ड बाय विमेन रहेंगे। बिहार के चुनाव में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। महिला मतदाताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पोलिंग बूथ में व्यवस्था की गई है। मसलन अगर किसी महिला का बच्चा उसके साथ आना चाहता है तो बच्चे की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके खेलने के लिए झूले और गुब्बारे भी लगाए गए हैं। महिलाएं भी आएंगी, साथ में बच्चे भी आएंगे, तो जब तक इधर महिलाएं वोट की पंक्ति में खड़ी हैं या यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था है, तो बैठेंगी, तो बच्चे तब तक खेलेंगे ताकि ऊबे नहीं, बच्चे भी ऊबे नहीं, महिलाएं भी निश्चिंत होकर के यहाँ वोट कर सकती हैं। चुनाव आयोग की इस कवायद में राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया है। इन बूथों पर पोलिंग एजेंट भी महिलाएं ही हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस बार 7 ऐसे बूथों का चयन किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं में क्षमताएं तो थी पहले से ही, लेकिन वो दबी रह जाती थी। तो उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए और उन्हें सदुपयोग कर पाए, महिलाएं आगे बढ़ पाए, तो इसके लिए इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने हर चरण के लिए कई जिलों में ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं जहां वोटरों को सुविधा मुहैया कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरे दौर के बाद अब तीसरे दौर का चुनाव प्रचार अब चरम पर है। एनडीए की ओर से कई नेताओं ने आज तीसरे दौर के लिए प्रचार किया, और जिनमें कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बिहार के भी कई नेता शामिल थे। सभी ने एक स्वर में विकास के नाम पर वोट मांगते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तीसरे दौर के लिए अब प्रचार जोरों पर है। शुक्रवार को एनडीए के कई नेता तीसरे दौर के लिए अलग अलग जिलों में जनता से मुखातिब हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाहनवाज हुसैन के साथ सारण के छपरा में नजर आए। बिहार चुनाव को परिवर्तन की आधारशिला बताते हुए राजनाथ सिंह ने विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की, जबकि अपने विरोधियों पर निशाना साधा। जनता के प्रति दिल में जो हमदर्दी होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, इन लोगों के दिल में जनता के प्रति वह हमदर्दी नहीं है। बिहार में वह परिवर्तन इस बार दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना साकार हो पाए। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बक्सर में जनता से मुखातिब हुई। उन्होंने जनता से सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार के वादे किए और बक्सर के विकास के लिए जनता से बीजेपी को वोट देने की गुजारिश की। अच्छी शिक्षा दे सके, घर की बहनों को सुरक्षा दे सके, रोजगार के नए साधन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक ऐसी सरकारी स्कूल में जाएं जहां व्यवस्था का कोई अभाव न हो, तो 28 तारीख को
एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भोजपुर में जनसभा की। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के साथ मिलकर नालंदा में रैली को संबोधित किया। 28 अक्टूबर को तीसरे दौर के लिए 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का मानना है कि बिहार में उसकी स्थिति मजबूत है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन दोनों की स्थिति मौजूदा चुनाव में खराब है। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। जिस बीजेपी ने 2010 में गठबंधन के साथ जो चुनाव जीता था, इस बार भी आपका गठबंधन है, लेकिन नेता और पार्टियां बदल गई हैं। इस बार कहां देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, एनडीए ज्यों का त्यों है, नीतीश उससे बाहर गए, लेकिन एनडीए का वोट बैंक बाहर नहीं गया है, बल्कि उसका जुड़ा भी है। और दूसरा, जो मेरे सामने लालू यादव थे, उनकी स्थिति क्या थी विधानसभा में भी आपने देखा, और लोकसभा में भी, चुनाव में भी लालू यादव की स्थिति आपने देखी है। तो हमारे सामने लालू यादव हैं जो काफ़ी अंतर है उनके हमारे बीच में। जदयू का कोई खास अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है। राधा मोहन जी, जो पिछले बार 2010 का विधानसभा चुनाव था, उसमें हमने देखा था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी थी वो ज्यादा सीटें भी जीती थी और ज्यादा सीटों पर लड़ी भी थी। तो इस बार आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। जितना दिन नीतीश कुमार के साथ रहे, ताकत हमारी नेता हो, जैसे नारा लगता है ना, वोट हमारा राज तुम्हारा, वही स्थिति थी। और जब अलग हुए तो लोकसभा चुनाव में उनको पता चल गया लालू यादव जी के पास जरूर ताकत थी, और उसका प्रगटीकरण पिछले लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा में, और इस बार भी जदयू का जहां एक जीता तो उनके ज्यादा जीते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, सबसे बड़े फैक्टर लालू ही हैं। नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, ये बिहार के लोगों ने माना, और आज और वो विश्वासघात का जो उनका समाज पर प्रभाव था वो और बढ़ा है। बीजेपी की जो बिना दूल्हे की बारात है, हमारे पास दूल्हा भी है, बाजा भी है। उनको समझना चाहिए कि बीजेपी कंपनी नहीं है, वो तो उन लोगों की कंपनी है। दो आदमी मिलकर तय कर लिया, वही मजबूरी थी। एक आदमी बनिए नहीं सकते थे तो दूसरा आदमी थे। मेरे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। एनडीए के नेता जहां तीसरे दौर के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के भी प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तीसरे दौर के लिए 6 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इधर दूसरे दौर का चुनाव संपन्न हुआ तो उधर तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 6 रैलियों को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, जबकि बीजेपी शासित गुजरात की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। भाजपा के लोग गुजरात के विकास की, गुजरात मॉडल की दुहाई हर पल हर क्षण देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो कि जहां का चुनाव राज्य सरकार ऑर्डिनेंस जारी करके टाल दे, दूसरे राज्य में उसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 12 साल तक। प्रधानमंत्री के जंगल राज के आरोपों का पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कई राज्यों के अपराध के आंकड़े जनता से साझा किए। हमको वो कहते हैं जंगल राज, तो अगर हम जंगल राज 174 पर हैं तो इस 767 वाला दिल्ली क्या है, मध्य प्रदेश 358 वाला क्या है, हरियाणा 298 वाला क्या है। नीतीश कुमार ने सारण के सोनेपुर, वैशाली के लालगंज, महुआ, महनार और राघोपुर में कई जनसभाएं की। 28 अक्टूबर को 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आज एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। जिस वक्त वो रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर बैठे थे, उसी वक्त पंखा नीचे गिर पड़ा। पंखे का एक पर लालू के हाथ से भी टकराया। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि आरजेडी अध्यक्ष बाल बाल बच गए। हालांकि बाद में रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील जरूर की।
कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार में ही विश्वास दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको बिहार की जनता खारिज करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सौहार्द की राजनीति रही है। क्या लगता है, बिहार में परिवर्तन की जरूरत है या फिर एक बार नीतीश कुमार? मेरा ख्याल से देश के परिवर्तन की जरूरत है और वो परिवर्तन बिहार से होगा। देश की जनता मानती है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और यहाँ परिवर्तन पर मोहर लगेगी। नीतीश की सरकार दोबारा आएगी। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो गरीब तबका था, जो कभी भी झोला लेकर खड़ा हो जाता था चुनाव लड़ने में, वो अब चुनाव लड़ पाएगा? जिस तरीके से प्रचार की सामग्री बन रही है। हमने सुना है कि बीजेपी के जितने भी धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं वो अपने अपने जहाज़ों से यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया लेकर बैठ गए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि बिहार की जनता बहुत अना वाली है। वो अपने आप को शायद जब देखेगी कि हमें को खरीदने आ रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है, क्योंकि बिहार में कोई उनका लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस विचार के साथ में है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बेशक गिनतियों से नहीं होता, सोच से जो है इस विचार को, जो महात्मा गांधी का विचार है। और आज जो है अगर वो जेडीयू हो या अगर वो आरजेडी हो तो वो भी उसी गांधी को मानने वाले हैं। इस बार क्या लगता है युवा किधर जाएंगे? युवा समझदार है। जब युवा की बात करते तो युवा ऊर्जावान होता है। जवान जो है हमेशा ये देखता है कि उसके लिए मेरे समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, और इस समाज के अंदर बिहार के लिए अगर उसके साथ 2014 में धोखा हुआ है तो उस धोखे का बदला लेगा। वैसे चुनाव किसी भी राज्य में हो, उसका रंग दिल्ली जैसे महानगरों में खूब दिखता है। एक तरफ पार्टियों के दिग्गज बिहार में डेरा डाले हुए हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे प्रवासी बिहारियों को लुभाने के लिए भी खास मशक्कत हो रही है। दिल्ली से बिहार आने जाने वाले बिहार के बाशिंदों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों ने खास जगह और खास रणनीति चुनी है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है रवि और उनके दोस्त। पेशे से इंजीनियर ये लोग इन दिनों बीजेपी के प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका जिम्मा है दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन। ये लोग रोज इसी तरह स्टेशन के बाहर बिहार जाने वाले लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार का विकास हो ताकि देश का भी विकास हो, बिहार भी अपना अदम्य साहस दिखा सके। हाँ भाई, हम भी भारत के साथ कदम के कदम मिला के चलने लायक हैं, हम भी चलेंगे। नीतीश कुमार जी थे हमारे बिहार का डेवलपमेंट करने वाले, लेकिन वो भी जाकर लालू जी के साथ मिल गए, जो कि हमेशा लालू जी का बुराई करते थे। तो लालू जी जहाँ जाते फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात, अरे भैया कब तक फॉरवर्ड बैकवर्ड, पिछड़ा के बीच में हमारा बिहार अटका रहेगा, जात पात में अटका रहेगा। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जिस प्रदेश में इतना मेहनती, इतना मतलब काम के प्रति डिहोटी इस तरह का होते हुए उस बिहार का आज ये हाल हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के कुल मतदाताओं की 10% तादाद पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहती है। इन प्रवासियों को लुभाने के लिए हर पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन के नेता भी दिल्ली में प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात के शहरों में भी हमने बहुत ही एक इस तरह का कैंपेन भी चलाने की चेष्टा की जहां लोगों तक संवाद जाए। इस बार के चुनाव का पूरा कमान जो महागठबंधन हम लोगों का है, राजद, जदयू, कांग्रेस का, उसकी कमान आवाम ने ले ली है। तो एक पूरा का पूरा लोग टिकट कटा के जा रहे हैं। सीधे संपर्क के अलावा पार्टियां सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी प्रवासियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। त्योहारों के मौसम में चुनाव होने के चलते ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों के बिहार पहुंचने की उम्मीद है, जिसका फायदा हर पार्टी उठाने की कोशिश में है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर इस बार सबकी नजरें हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में हैं, जबकि एनडीए ने मौजूदा विधायक रविंद्र राय को ही उतारा है। ऐसे में यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में आप जाते जाते देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनाव प्रचार में जुटी ये हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती, जो अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए जनता से वोट मांग रही हैं। तेज प्रताप महुआ विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार हैं। मीसा भी मानती हैं कि महुआ में विकास की बहुत जरूरत है, मगर ये भरोसा दिलाना नहीं भूलती कि तेज प्रताप यहाँ की समस्याएं दूर करेंगे। हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार तेज प्रताप यादव
यादव है उसको आप लोग वोट देके चुनाएं। अब महुआ के लोग तेज प्रताप को अगर अपनी विश्वास तेज प्रताप में दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक बहन होने के नाते, मैं पार्टी के नाते नहीं करी, मैं एक बहन होने के नाते मुझे लगता है कि तेज प्रताप इस समस्या से जरूर निजात मिलेगी। अब बाहर हुजूम देख रहे हैं महुआ में महागठबंधन में क्या जीत होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू के टिकट पर रविंद्र राय जीते थे, लेकिन इस बार वो एनडीए प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेज प्रताप जी को तो छोड़ दीजिए, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम चुनौती देते हैं कि महुआ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम ही से खुला बहस हो कर ले, और 35 वर्षों में वो क्या किए और 3.5 वर्षों में के कार्यकाल में मैंने क्या किया, उस पर बहस हो जाए और लोग उस पर फैसला कर देंगे। चुनावी मौसम में यूं तो विकास के वादे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जनता बुनियादी जरूरतों के साथ समस्याओं का हल चाहती है। विकास चाहिए, शिक्षा, पानी, रोजगार, युवा को और क्या चाहिए, जातिवाद का खत्म। ये विधानसभा चुनाव महुआ की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की जनता इस बार चुनाव में कई समस्याओं से निजात चाहती है। साथ ही साथ ये चुनाव महत्वपूर्ण है लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए। उनके बड़े बेटे का राजनीतिक भविष्य यहाँ से तय होगा। 1990 के बाद से महुआ में आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन इस बार लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी, महुआ।